नमस्कार। गुलजार साहब की पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर बीत जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बहुत बेचैन रहती हैं किताबें। सर्वप्रथम भिवानी परिवार मैत्री संघ को पुस्तकों के प्रति पुनः प्रेम जागृत करने के लिए जो एक शानदार उपक्रम उन्होंने शुरू किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी। पुस्तक प्रभात इस कार्यक्रम के लिए आज मैंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ की एक पुस्तक को चुना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ यूं तो जैन धर्म के तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य थे, किंतु उनके उदार और व्यापक दृष्टिकोण ने उन्हें एक विश्व संत के रूप में प्रतिष्ठित किया। श्री रामधारी सिंह दिनकर ने तो उन्हें आधुनिक युग का विवेकानंद कहा था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ एक महान दार्शनिक थे, विचारक थे, चिंतक थे, लेखक थे, जिन्होंने 300 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। और आज मैंने जिस पुस्तक का चयन किया है, उसका नाम है विचार को बदलना सीखें। इस पुस्तक में आचार्य श्री महाप्रज्ञ बताते हैं कि व्यवहार के 3 रूप हैं: प्रवृत्ति, निवृत्ति और उपेक्षा। जिससे खतरा होता है मनुष्य उस ओर निवृत्त होता है, जिससे लाभ होता है मनुष्य उस ओर प्रवृत्ति करता है, और जिससे न लाभ हो न हानि उसकी उपेक्षा करता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में चट्टान मिली तो हम उस रास्ते से निवृत्त हो जाएंगे और दूसरे मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। अगर रास्ते में कोई तिनका मिला तो हम उसकी उपेक्षा कर देंगे। लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ कहते हैं कि धर्म में प्रवृत्ति करो, क्योंकि वो हमारे लिए हितकर है, और अधर्म से निवृत्त हो जाओ। परंतु आज मनुष्य का दृष्टिकोण एकांगी हो गया है। आदमी सिर्फ और सिर्फ प्रवृत्ति की ओर दौड़ रहा है। प्रवृत्ति की बहुलता ने मानसिक बीमारियों और तनावों को जन्म दिया है, जबकि जरूरी है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का संतुलन हो। आज एक फैक्ट्री का मजदूर 8-9 घंटे फैक्ट्री में काम करता है, जबकि फैक्ट्री का मालिक 13-14 घंटे तक काम करता है। यानी वो तो मजदूर से भी बड़ा मजदूर है। जहां प्रवृत्ति की इतनी अधिकता होगी, वहां संतुलन कैसे होगा? वहां बीमारियां तो आएंगी ही। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं कि आज पदार्थ को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। सारी उन्नति, सारी सभ्यता और संस्कृति का पैमाना सिर्फ और सिर्फ पदार्थ को मान लिया गया है। जिन देशों में पदार्थों की अधिकता है, फैक्ट्रीज, उद्योगों की अधिकता है, शिक्षा अधिक है, उन देशों को हम विकसित देश कहते हैं। जहां पदार्थों की न्यूनता है, शिक्षा कम है, उन देशों को हम अविकसित देश कहते हैं। विडंबना ये है कि भावनात्मक और मानसिक विकास की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है, और यही कारण है कि तथाकथित विकसित कहलाने वाले देशों के लोगों को नींद की गोलियां ज्यादा खानी पड़ती हैं। हमें जीवन की नई व्याख्या करनी होगी। उसका सूत्र है, जहां आर्थिक विकास, भौतिक विकास, पदार्थों का विकास, वहीं साथ साथ हमारी चेतना का भी विकास हो। जिसकी चेतना जागृत नहीं है, जिसकी चेतना में क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह के कषाय प्रबल हैं, वह राष्ट्र पदार्थ की दृष्टि से भले ही विकसित माना जाए, पर सही मायने में वह राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने लिखा है कि पशु में मन तो है, पर वो मनस्वी नहीं है। विचार की, चिंतन की क्षमता सिर्फ व्यक्ति को ही मिली है। और जब विचारों का आना मनुष्यता का, मनुष्य होने का लक्षण है, तो स्वाभाविक है कि आदमी है तो विचार तो आएंगे ही। परंतु हमें प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से अपने विचारों के प्रति जागरूक बनना है। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि प्रेक्षा ध्यान
एक प्राचीन जैन ध्यान पद्धति है जो मध्यकाल आते आते तक विलुप्त हो गई थी, विस्मृत कर दी गई थी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने अपनी वर्षों की साधना के बाद, वर्षों के अनुसंधानों और प्रयोगों के बाद इसे पुनर्जीवित किया और इसे नाम दिया प्रेक्षा ध्यान। तो वो कहते हैं कि हम ध्यान के माध्यम से, प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से अपने विचारों के प्रति सजग बने। बुरे विचार, निषेधात्मक विचार, उन पर अंकुश लगें और वे ही विचार आएं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, जो हमारे विकास में सहयोगी हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ क्योंकि ध्यान के साधक हैं, वे कहते हैं हमें ध्यान के माध्यम से अपने विचारों का क्रमशः विकास करना है। सबसे पहले बुरे विचार ना आए, फिर अनावश्यक विचार ना आए और फिर विचार बिल्कुल भी ना आए। ये जो तीसरी अवस्था है कि विचार बिल्कुल भी ना आए, ये प्राप्त करनी बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन हमने ध्यान करना आरंभ किया और हमें विचार आने बंद हो गए, क्योंकि हमने बहुत सारे संबंध जोड़ रखे हैं। हम घर में ध्यान करने बैठते हैं और हमारे दिमाग में दुकान चलती है, व्यापार चलता है, कोई पिछला लड़ाई झगड़ा घूमने लग जाता है। तो जितने अधिक हमारे संबंध और अनुबंध होंगे, उतने अधिक विचार आएंगे। विचारों को कम करना है तो संबंधों और अनुबंधों को कम करना होगा। अपने विचारों को हम ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना सीखें, तटस्थ भाव से देखना सीखें, और ज्यों ज्यों हमारे विचार की प्रेक्षा की शक्ति बढ़ेगी, त्यों त्यों विचार आने कम हो जाएंगे। लेखक आगे कहते हैं कि विचार जो हैं वो हमारे आंतरिक जगत के सूचक होते हैं। विचार तो एक हवा का काम करते हैं। जिस तरह हवा चल रही है, रास्ते में फूल मिला तो वो सुगंध ले आएगी, रास्ते में कूड़ा कचरा मिला तो वो दुर्गंध ले आएगी। ठीक वैसे ही अगर भीतर में अच्छा भाव है तो विचार अच्छा आएगा, और भीतर में बुरा भाव है तो विचार बुरा आएगा। जिन भावों में सुगंध है उन भावों को आगे बढ़ाएं, उनका विकास करें, और जिन भावों में दुर्गंध है उनका परिष्कार करें। लेखक ने आगे बताया कि 3 प्रकार की जीवन शैली है। सबसे पहली जीवन शैली पदार्थापेक्ष जीवन शैली, जिसमें पदार्थ ही सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो। दूसरी जीवन शैली है चैतन्यापेक्ष जीवन शैली, जिसमें चेतना को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जिसमें व्यक्ति बाहर की दुनिया से कट जाता है। और तीसरी जीवन शैली है उभयापेक्ष जीवन शैली, जिसमें पदार्थ की भी चिंता की जाती है और चेतना की भी चिंता की जाती है। अगर हम तीसरी जीवन शैली को अपना लें, जीवन में 50% महत्व चेतना को भी देना शुरू कर दें, तो हमारे भावों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और अगर हम अपनी भावनाओं का परिष्कार करना नहीं जानते, तो इस विकसित युग में अविकसित लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कोरे बौद्धिक और वैज्ञानिक व्यक्ति को पूरा व्यक्ति नहीं माना जा सकता, वह केवल 50% आदमी है। जब तक चरित्र और आध्यात्मिकता का विकास नहीं होता, आदमी पूरा आदमी नहीं बनता। पुस्तक में बताया गया है कि विचारों को बदलने के लिए भावों का बदलना जरूरी है, और भाव बदलते हैं ध्यान के द्वारा। जब भाव शुद्ध हो जाते हैं तो विचार शुद्ध हो जाते हैं। भाव और विचार दोनों शुद्ध हो गए तो उसके बाद व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो जाता है। आचरण शुद्ध हो जाता है तो संबंध शुद्ध हो जाते हैं, सबके साथ संबंध मधुर बनने लगते हैं, और ये सब शुद्ध हो जाते हैं तो अर्थ शुद्ध हो जाता है। व्यक्ति गलत तरीके से अर्थ का उपार्जन कर ही नहीं पाता। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ध्यान करता हूं तो बहुत शांति का अनुभव होता है, मुझे ऐसा लगता है कि भीतर अमृत झर रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के बाहर के व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन नहीं है, बाहर वो उतना ही जहर उगल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के ध्यान की सार्थकता संदिग्ध है। क्योंकि अगर भीतर अमृत झरेगा तो बाहर तो अमृत स्वतः ही प्रकट होगा। अध्यात्म और विज्ञान दोनों का योग हो तो समाज और व्यक्ति को स्वस्थ बनने में सफलता मिल सकती है। हमारी जीवन शैली का पहला सूत्र हो संयम। आहार का संयम, इंद्रिय का संयम, वाणी का संयम।
जीवन शैली का दूसरा सूत्र हो समता। हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, अपने संवेगों पर कंट्रोल करें, हमारे इमोशंस, हमारे संवेग संतुलित हों। जीवन शैली का तीसरा सूत्र हो अनासक्ति। पैसा ही सब कुछ है, यह धारणा हमारी गलत है, बल्कि यह धारणा व्यापक बने कि पैसा सब कुछ नहीं है। संक्षेप में, भौतिक मूल्यों के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी विकास हो, तभी आत्म शांति और विश्व शांति की दिशा में हम अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद।